नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 13वें अध्याय के हिंदी अनुवाद को हमने गत वीडियो के माध्यम से समझा। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के पारिभाषिक शब्दावली को। बच्चों, अभी तक हम पूर्व में जितने अध्याय करते आए उन सबके शब्दार्थ पर हमने अलग से बात नहीं की, क्योंकि जितने अध्याय से संबंधित शब्दार्थ दिए हुए थे आपके अध्याय के पश्चात, उनसे ज्यादा हमने हिंदी अनुवाद में ही समझ लिए थे। लेकिन इस अध्याय 13वें अध्याय के शब्दार्थ में कुछ विशेष है। चूंकि यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली की बात की गई है, पारिभाषिक शब्दों से संबंधित कुछ नवीन जानकारी भी इसमें अलग से दी गई है, इसलिए इन शब्दार्थ पर एक बार के लिए बात कर लेना जरूरी है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हम अध्याय में पढ़ के आए हैं, तो उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पारिभाषिक शब्दावली है जो अलग से यहाँ पर बात की गई है उनको हम थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। तो संक्षेप में बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। इसमें बात करें तो शब्द अर्थ हिंदी और उसका अंग्रेजी में रूपांतरण भी दिया गया है। यदि समझ में नहीं आए हमें यहाँ से कोई शब्द तो शिक्षा की बात करें सबसे पहले, तो शिक्षा में वर्णोच्चारण शास्त्र के आधार पर यहाँ अर्थ दिया गया है और वर्णों के शुद्ध उच्चारण का विधान एवं विज्ञान क्या है वो सब समझाया गया है। किस आधार पे है? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्या कहती है, उस आधार पे जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो यहाँ दिया गया है। उच्चारणम, उच्चारण शब्द की बात, तो उच्चारण क्या होता है? कथन होता है, कहना होता है। तो कथनम और कथन, यहाँ जो अर्थ है वो संस्कृत में ही अर्थ है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी शब्द का अगर हम अंग्रेजी शब्द है तो उसका अंग्रेजी में ही अन्य अर्थ क्या हो सकता है, जैसे हिंदी का कोई शब्द है तो उसका अर्थ हिंदी में ही क्या होता है। ऐसे ही संस्कृत की शब्दावली भी होती है कि संस्कृत शब्द का पहले संस्कृत में अर्थ, हाँ हिंदी में हम अपने आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उच्चारणम का अगर संस्कृत में ही अर्थ देखें तो कथनम या वांग निष्पत्ति कहा जाता है, हिंदी में कहें तो कथन, और इंग्लिश में कहें तो आर्टिकुलेशन जिसे स्पीच कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है, ये चीजें। ध्वनि, ध्वानः, ध्वनि, साउंड, फोनिटन। उसके बाद शब्द, शब्द को पदम कहते हैं। फिर यहाँ शब्द और वर्ड। बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, बहुत संक्षेप में, लेकिन जहां जरूरत होगी कि वो आपके लिए नया शब्द है वहां हम रुकेंगे। तो वाक्यम, वाक्यम के लिए वचः या परस्परान्वित पद समूह होता है एक प्रकार से, जो हिंदी में कहें तो वाक्य और अंग्रेजी में कहें तो सेंटेंस। वाक की बात करें तो वाणी या गिही, हिंदी में वाणी, अंग्रेजी में स्पीच या स्पोकन वर्ड्स। वर्ण, वर्ण की बात करें तो शब्दस्य अव्यवभूत, अव्यवभूत यानी शब्द के अवयव। शब्द में बहुत सारे वर्ण होते हैं ना, तो शब्द का प्रत्येक अवयव ही क्या होता है? वर्ण होता है। लघुतम ध्वनि यानी सबसे छोटी इकाई, क्योंकि वर्ण है। और हिंदी में बात करें वर्ण, अंग्रेजी में लेटर या फोनेम। आस्यम, शिरः या मस्तकम, और हिंदी में मस्तक, अंग्रेजी में हेड। मुखम की बात करें तो वक्त्रम या वदनम, जिसे हिंदी में कहते हैं मुंह, अंग्रेजी में माउथ या ओरल कैविटी। नासिका, संस्कृत में अर्थ नासा, हिंदी में नाक या नासिका स्थान, नोज या नेजल कैविटी। कंठ बिलम, स्वर यंत्रम, ध्वनि यंत्र, कंठकूप, कुहरम, स्वर तंत्री हिंदी में, घोष तंत्री भी हिंदी में। वॉइस बॉक्स या लर्निक्स, वोकल कोड्स, ये हमने अंग्रेजी में रूपांतरण देखे थे। फिर गल बिलम की बात करें तो अधोग्रसनी, हिंदी और जो संस्कृत अर्थ दोनों सेम है। अधो कहते हैं नीचे के भाग को, जैसे लोअर फेर्निक्स की बात है तो ये लोअर क्या है? अधो, फेर्निक्स यानी ग्रसनी, लोअर फेर्निक्स, ठीक है। फिर उरह की बात करें तो संस्कृत में वक्ष, हिंदी में छाती, अंग्रेजी में चेस्ट। श्वास कोश की बात करें तो संस्कृत में फुफ्फुस, हिंदी में फेफड़े और अंग्रेजी में लंग्स। नाभि प्रदेश की बात करें तो संस्कृत में तुंदकूपी क्षेत्र और हिंदी में नाभि भाग और अंग्रेजी में नेवल रीजन। मांसपेशियः की बात करें, संस्कृत में स्नायवः, हिंदी में स्नायु, अंग्रेजी में मसल्स। बलम की बात करें तो संस्कृत में प्रणोदः, अभिपीड़नम, हिंदी में दबाव और अंग्रेजी में प्रेशर। तंत्रम की बात करें तो संस्कृत में प्रणाली और हिंदी में भी प्रणाली। इंग्लिश की बात करें तो एंटोनॉमी, सिस्टम या सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब एक शब्द ऐसा देखते हैं जो थोड़ा हाईलाइट भी किया गया है और जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। वर्णमाला क्या है? हालांकि हम जानते हैं वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्णमाला जब शब्द कह दिया जाता है तो वर्णमाला से तात्पर्य होता है वर्णानाम क्रम पूर्वक व्यवस्था, यानी वर्ण की
क्रम पूर्वक जो व्यवस्था है, क्रम का मतलब पहले स्वर आएंगे और स्वर में भी पहले अ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा। स्वरों के बाद फिर व्यंजन आएंगे, व्यंजन में भी पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, इस प्रकार से। तो यानी एक व्यवस्थित जब क्रम में हम सभी वर्णों को बोलते हैं तो तब उसे कहा जाता है वर्णमाला। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं से भी कोई भी वर्ण उठा करके और कोई भी खिचड़ी बना दें और हम कहें कि ये वर्णमाला है। उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे, उसे वर्ण समूह कह सकते हैं कि ये वर्णों का समूह है, लेकिन वर्णमाला उसे ही कहेंगे जो व्यवस्थित स्वर और व्यंजन के क्रम में लिखी गई होगी। तो वर्णों की क्रम पूर्वक व्यवस्था को ही वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो अल्फाबेट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। फिर स्वर, स्वर की बात करें तो संस्कृत में अच या अच वर्ण कहते हैं। आप क्यों कहते हैं उस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे फिर बहुत डिटेल में बात होती है माहेश्वर सूत्र की, उससे प्रत्याहारों की, प्रत्याहार में अच प्रत्याहार की। उतनी ज्यादा डिटेल में ना तो आपको जाने की जरूरत है ना हम जाएंगे। इसलिए आप सिंपली ये याद रखें कि संस्कृत में स्वरों को अच वर्ण कहते हैं और हिंदी में स्वर कहते हैं, स्वरतंत्र वर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में वोवल्स कहते हैं। अक्षरम को स्वरः कहा जाता है, एक स्वर केंद्रित वर्ण समूह वा, यानी या तो एक स्वर केंद्रित अथवा वर्ण समूह होता है वो पूरा अक्षरम होता है। और हिंदी में बात करें तो स्वर या एक स्वर केंद्रित वर्ण समूह सेम ही है। यहाँ पे बात करें तो अ सिंगल वोवल ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंप्राइजिंग अ सिंगल वोवल। फिर है समानाक्षरम, समानाक्षरम अर्थात सिम जिसे कहते हैं सामान्य स्वर, यानी बहुत सिंपल वोवल की बात यहाँ पे हो रही है। फिर है संधि अक्षरम, संधि अक्षरम से तात्पर्य संधि स्वर जिसमें संधि हुई है, संधि स्वर की यहाँ बात हो रही है। कंपाउंड वोवल्स, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, जो दो स्वर मिलकर के एक स्वर बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, अ और ई मिलकर के ए का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये संध्यक्षरम है, यानी संधि हुआ अक्षर है। यहाँ पे दो स्वर मिलकर के एक स्वर बना है, इसलिए इसे संधि स्वर कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं व्यंजनम की। व्यंजनम को हल कहा जाता है, हल वर्ण कहा जाता है। फिर वही बात जो यहाँ पे अच के समय थी कि संस्कृत में स्वरों को अच क्यों कहते हैं, ठीक वही बात यहाँ पे है कि व्यंजनम को हल क्यों कहते हैं। ये माहेश्वर सूत्र प्रत्याहारों पर निर्मित है जिस पर आपको नहीं जाना है, आपको याद करना है कि स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं, व्यंजनों को संस्कृत में हल कहते हैं। ये व्यंजन वर्ण होते हैं यानी कॉन्सोनेंट। फिर हम बात करें स्पर्श यानी वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन से क्या तात्पर्य होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग का मतलब क वर्ग में फिर वो पांचों क वर्ग के वर्ण काउंट कर लिए जाते हैं कि क ख ग घ अंग। च वर्ग की बात करें तो च छ ज झ ञ। ट वर्ग की बात करें ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। इस प्रकार से ये जो पांच वर्ग हैं इन्हें कहा जाता है वर्गीय वर्ण और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण और स्टॉप या प्लॉजिव। उसके बाद देखें वर्गीय स्पर्श वर्ण, वर्गीय वर्ण ये सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको ऐसे याद रखें आप। उसके पश्चात हम चलते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ में क्या होता है, वर्णमालायाम स्पर्शानाम ऊष्मानाम च मध्य स्थितः व्यंजन वर्ण। वर्णमाला में स्पर्श और ऊष्म के मध्य स्थित जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श और ऊष्म के मध्य। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान जरूर देनी है, वो ये मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी। व्यंजन जो है तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्थ व्यंजन और एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब ये क्या कह रहे हैं, वर्णमाला में स्पर्श और ऊष्म के मध्य में स्थित, स्पर्श और ऊष्म के मध्य में स्थित व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्थ। लेकिन होते कौन से हैं ये हमें यहाँ नहीं दिया, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। जैसे स्पर्श की अभी हमने पहले बात की थी, ये तो हो गए सारे वर्ग, क से लेकर के म तक चले जाएं तो 25 यहाँ पे वर्ण हो जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये तो 25 हो गए क से म तक। अंतःस्थ कौन से होते हैं, य व र ल, ये कौन से हैं, ये अंतःस्थ वर्ण है। और ऊष्म की आगे बात आएगी इसीलिए यही बता देती हूँ। ऊष्म में क्या होता है, श श स ह, श श स ह। तो ये
वर्ण होते हैं अंतःस्थ, ये होते हैं ऊष्म। अब अंतःस्थ कहते क्यों हैं? क्योंकि इनको बोलने के लिए ऊष्मा की कम आवश्यकता होती है। ऊष्मा यानी गर्मी, जो वायु का दबाव है हमारे अंदर से निकल रहा है, वो वायु दबाव कम हो जाता है। इनको बोलने के लिए कम वायु दाब की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ कहते हैं। और इनको बोलने के लिए वायु बहुत अधिक लगती है, गर्मी अधिक लगती है। आपको ये लगता भी होगा ना, श श स, ये बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये क्या है? गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये है अंतःस्थ यानी वर्णमाला में स्पर्श और ऊष्म के बीच स्थित व्यंजन वर्ण, वर्णमाला में स्पर्श व ऊष्म वर्णों के बीच स्थित ग्लाइड। ठीक है, उसके पश्चात चलते हैं अर्धस्वर। स्वर से किंचित गुण सदृश व्यंजन वर्ण, यानी स्वर के समान कुछ गुण वाले व्यंजन वर्ण। स्वर के समान कुछ गुण वाले व्यंजन वर्ण, यानी स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर के समान कुछ गुण रखते हो यानी स्वतंत्र बोले जाते हो, ऐसे कुछ जो व्यंजन वर्ण है वो अर्धस्वर कहलाते हैं। ऊष्मा की बात करें तो संघर्षी या वायु प्रधानम कहते हैं, यानी वाष्प जिसे कहते हैं, भाप मिश्रित करने वाले संघर्षी वर्ण। ये जो बात अभी मैंने की थी, यहाँ पे इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात देखें अयोगवाह, प्रत्याहार सूत्रों के बाहर स्थित विशिष्ट जो वर्ण है। अब क्योंकि जो संस्कृत की वर्णमाला चलती है वो माहेश्वर सूत्रों से चलती है, प्रत्याहार से चलती है। अब उसमें क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि माहेश्वर सूत्रों में जिन वर्णों की बात नहीं होती वो वर्ण अलग से काउंट होते हैं और उनको अयोगवा कहते हैं, यानी विशिष्ट वर्ण होते हैं, एक विशेष प्रकार की जिनकी चर्चा सूत्रों में नहीं हुई, संस्कृत सूत्रों में जिनकी चर्चा नहीं हुई, अलग से जिन्हें लिया गया। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों में अपठित यानी उसके अंदर नहीं पढ़े गए विशिष्ट व्यंजन वर्ण, ऐसे विशिष्ट जो व्यंजन वर्ण है वो अयोगवा होते हैं। अनुस्वार की बात करें तो स्वरानुराग, यानी बिंदु स्वर के बाद उच्चारित शुद्ध नासिक्य व्यंजन वर्ण, है ना, जो अभी पिछले मैंने बताया भी था आपको कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, तो ये अनुस्वार। विसर्ग की बात करें, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग जो हम संस्कृत में अधिकांशतः देखते हैं, अधिकांशतः ये भी बोला तो पीछे विसर्ग की साउंड की ना हमने, तो वो ही है विसर्ग जिसको उच्चारण हम नासिका के माध्यम से करते हैं। फिर अनुनासिक, अनुनासिका की बात करें तो स्वस्थानेन सह नासिकायाम अपि उच्चारितः वर्ण, यानी अपने स्थान के साथ नासिका से भी उच्चारण होता है इसका। चंद्र बिंदु की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि ये अनुस्वार कहलाता है, ये अनुनासिक कहलाता है। फिर उसके बाद सानुनासिक, अनुनासिक गुण सहित यानी अनुनासिक के गुणों के साथ जिसकी बात होती है। निरनुनासिक जिसकी अनुनासिक के साथ बात नहीं होती है, जो उसके गुणों से रहित है। फिर संयुक्त व्यंजनानी, जो संयोग से बने हुए व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? जैसे हमने संध्याक्षर देखे थे, संध्याक्षर यानी जो दो स्वरों को मिला के एक स्वर बना था, ऐसे ही दो व्यंजनों को मिला के जो एक व्यंजन बनता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें आप कह सकते हो क्ष की बात, जिसमें आप कह सकते हो ज की बात, जिसमें आप कह सकते हो त्र की बात, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद स्थान की बात करें तो आस्य उच्चारण से स्थलम, यानी मस्तक में उच्चारण के स्थान, ये हमने अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। तो मस्तक में उच्चारण का स्थान ही स्थल कहलाता है, जिसमें कंठ है, कंठ्य, कंठ्य, कंठ कहते हैं गला, और कंठ्य गले से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, ऐसे इसको याद रखें, कंठ स्थान में उत्पन्न वर्ण। तालु और तालव्य, तालु यानी वो स्थान हो गया, और तालव्य यानी तालु से बोले जाने वाले वर्ण। मूर्धा, मूर्धा स्थान हो गया, और मूर्धन्य मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। दंत, दांत हो गया, और दंत्य दांत से बोले जाने वाले वर्ण। ओष्ठ यानी होंठ हो गया, और ओष्ठ होंठ से बोले जाने वाले वर्ण। नासिक्य, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण। इस प्रकार से इसमें शब्दावली दी गई है। उसके पश्चात आगे आपके है कंठ तालव्य, यानी जो कंठ और तालु दोनों के मेल से जो बनता है, कंठ तालु स्थानों उत्पन्न वर्ण, कंठ और तालु दोनों स्थानों का मेल करते हुए जो वर्ण बोले जाते हैं वो कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। अब कौन से होते हैं कंठ तालु? कंठ तालु वर्ण होता है ए। क्यों? क्योंकि अ और ई को मिलाकर बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो जब ए बोलेंगे तो कंठ और तालु दोनों के गुण इसमें आ गए, तो इसलिए ए को क्या होता है, ए और आई जो भी है ये दोनों ही कंठ तालु इसके प्रयोग में आते हैं। फिर कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों के स्थान से उत्पन्न। अब कंठोष्ठ में कौन से आते हैं? जब हम कहते हैं ओ या औ। क्यों?
क्योंकि ये ओ किससे मिलके बना है, ओ अ और ऊ से। अ के लिए अभी हमने जाना क्या है उच्चारण स्थान कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ या होंठ। तो कंठ ओष्ठ से मिलकर बना ओ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ कंठोष्ठ। फिर हम देखें दंत्योष्ठ, यानी दांत और होंठ को मिलाने से कौन सा वर्ण बोला जाता है। अब ध्यान रखना, दांत और होंठ को मिलाने से सिर्फ एक वर्ण बोला जाता है, और वो कौन सा है, वो है व। जब आप व बोलेंगे, आप बोल के देखिए अभी वीडियो को पॉज करके, जब आप व बोलेंगे तो ऊपर के दांत नीचे के होंठ से टकराएंगे, तो इसलिए व का उच्चारण स्थान कोई अगर आपसे पूछे तो वो होता है दंतोष्ठ, दांत और होंठ का मिश्रण। ठीक, फिर है कर्णम की अगर बात करें, करण यानी साधन या उपकरण, ये हमने जाना था इस पाठ के अंतर्गत कि इसमें मस्तक में उच्चारण के जो उपकरण है, साधन है, उपकरण है, यंत्र है, तंत्र है, वो तो उपकरण यानी यंत्र अर्थात साधन, जिह्वा यानी जो रसना का काम करती है जीभ है, फिर जीवा मध्य, जीवा का बीच का भाग, जीवा के मध्य का भाग, जीवा या मध्य भाग, जीवा उपाग्र, जीवा ग्रात किंचित पूर्व भाग, जीवा का अग्र भाग से थोड़ा पहले का भाग, क्योंकि अग्र भाग से थोड़ा पहले का जब आप फोल्ड, अब इसको उपाग्र हमने इसीलिए कहा था, जब आप ट वर्ग का उच्चारण करेंगे, ट में जीवा का जस्ट आगे का नुक्कर, जो कह लें कि कौन नुकीली जो चीज है वो टच नहीं हो रही, जीवा मुड़ती है, मुड़ने के बाद उसका नुकीला हिस्सा तो पीछे रह जाता है, और उसके बाद का थोड़ा सा आगे का हिस्सा ऊपर मूर्धा को टच करता है, तो हम कहते हैं जीवा का अग्र भाग से थोड़ा पहले का भाग, इसलिए इसे जीवा उपाग्र कहते हैं। और ठीक जीवा अग्र भाग कौन सा होता है, जो जीव का आगे का भाग त बोलते हुए काउंट होता है, वो आगे का भाग है। ठीक है, फिर स्वस्थानकरण की हमने बात की थी, यानी तालु, मूर्धा और दांत को अगर छोड़ दें तो बाकी के तीन जो स्थान थे, कौन से, कंठ, ओष्ठ और नासिका, इन तीनों का करण कौन है, इनका अपना ही स्थान है, स्वस्थान है, तो उसी स्वस्थान की यहाँ बात हुई है। निज स्थान पर भाग एव कर्ण, कर्णम यस्य वर्ण से, यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्थान का पर भाग ही उसका कारण हो, यानी उसका पीछे का भाग ही उसका कारण हो, जो उसके आगे के भाग को स्पर्श करता है या उसके समीप जाता है, तब वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। इस प्रकार से ये, अब देखिए यहाँ पे आपके जो शब्दार्थ थे पाठ के वो तो अलग दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ हैं, ये अब कितने कम है देखिए, इससे ज्यादा तो हमने पाठ में कर लिए थे, लेकिन इससे ऊपर जो दी गई थी ये पारिभाषिक शब्दावली थी, और इस शब्दावली को समझना जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इस पर आज बात की। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।